नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में जब हमारी बात हुई थी तो हम नेशनल इनकम स्टार्ट करने की बात और मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग फॉर्मली नेशनल इनकम की बात करना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी सारी चीजों पर बात करेंगे। तो जनरली क्या है कि ये कहा जाता है कि भाई एक कंट्री के जो भी रेजिडेंट है उनकी इनकम का सम क्या होता है, नेशनल। ठीक है, कि एक देश के निवासियों की आय का योग क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। लेकिन एक्चुअली इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को तीन बिहाफ पर डिफाइन किया गया है। तीन तरीके हैं जिनके माध्यम से, या तीन आधार हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय आय को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ नेशनल, ये हम कहें राष्ट्रीय आय की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की परिभाषा। सबसे पहली परिभाषा या डेफिनेशन नेशनल इनकम की दी गई प्रोडक्शन के लिए, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन या उत्पादन के आधार के आधार। ठीक है, प्रोडक्शन के बिहाफ पर नेशनल इनकम को डिफाइन किया मार्शल। और मार्शल कहते क्या है, मार्शल मार्शल क्या कहते हैं कि द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज during an accounting year produced in a country will be called gross national product, which includes net factor income from efforts। ठीक है, कि एक देश में किसी एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल होती है। ठीक है, कि नेशनल the sum of market value of all final goods and services produced in a country during an accounting year is called GNP, gross national product, which includes net factor income from abroad। ठीक है, sum of market value of all final goods and services produced in a country during an accounting year will be called gross national product, GNP, which includes net factor income from abroad।
मतलब समझने की कोशिश की थी कि हमने कहा एक देश के अंदर उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी जितना प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का उसकी मार्केट वैल्यू को जोड़ लो प्लस उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम को जोड़ दिया जाए तो जो सम निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। समझिए मेरी बात को, मैंने कहा सपोज ये आपका इंडिया है, मुझे मैप बनाना बहुत अच्छे से नहीं आता है बट फिर भी कोशिश करते हैं। लगभग इस तरह का हमारा इंडिया है। कुछ इस तरह का हमारा इंडिया, ये है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी हमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज इसका प्रोडक्शन किया, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसके अंदर अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या नेट फैक्टर इनकम को और जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है, जीएनपी निकल के आती है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है। देखिए मेरी डायग्राम को मत देखिएगा दया करके, क्योंकि मेरे डायग्राम बहुत ही वाहियात बनते हैं। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट इस डायग्राम को बनाने के पीछे सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने का है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना हमने प्रोडक्शन किया उसकी मार्केट वैल्यू का सम प्लस एनएफआई यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब इंडिया के बाहर से जो कुछ भी आया उसको हम क्या कहेंगे, नेट, आया और गया उसका नेट, वो क्या कहलाता है, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको जोड़ने पर हमें क्या मिलती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलती है। तो इसका मतलब एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मिलकर के क्या बनाता है, नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो डोमेस्टिक और नेशनल में हमेशा जिस बात का डिफरेंस होता है वो क्या, किस बात का होता है, वो आपके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। क्लियर हो गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगली बात, सेकंड डेफिनेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ इनकम, या आय के आधार, आय के आधार। ठीक है, इनकम के बिहाफ पर नेशनल इनकम को डिफाइन किया पीगू। इनकम के बिहाफ पर नेशनल इनकम को डिफाइन करने वाले इकोनॉमिस्ट थे पीगू, और पीगू ने जो डेफिनेशन दी वो ये, पीगू क्या कहते हैं, द सम ऑफ फैक्टर इनकम generated in a country during an accounting period will be called gross national income, which includes नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, इसका मतलब जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, सपोज मैं इंडिया को ये अभी सर्कल मान के चल रहा हूं, इंडिया के अंदर जितनी फैक्टर इनकम हुई, ठीक है, फैक्टर इनकम हुई उसका सम प्लस एनएफआई मिलकर के क्या बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम।
क्लियर हो गई बात। अब फैक्टर इनकम कौन सी होती है, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसका सम, वो क्या कहलाता है, उसका रिवार्ड क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम कहलाता है। तो जितनी भी कंट्री में फैक्टर इनकम जनरेट हुई उसका सम प्लस एनएफआईए जुड़ करके क्या बन जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। ये दूसरी डेफिनेशन पीगू ने दी थी। तीसरी डेफिनेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपांड, या हम कहें व्यय के आधार, व्यय के आधार पर या एक्सपेंडिचर के बिहाफ पर नेशनल इनकम को डिफाइन किया फिशर। इरविन फिशर नाम के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी। देखो सिंपल सी बात है, पहले मार्शल ने प्रोडक्शन को जोड़ करके जीएनपी का कंसेप्ट निकाला, पीगू ने इनकम को जोड़ा, तो अब हमारे पास जोड़ने को बचा क्या, एक्सपेंडिचर बचा। तो फिशर कहते हैं कि द सम ऑफ एक्सपेंडिचर turn on all final goods public services in a country during an accounting year will be called cross national expenditure. Cross national expenditure, which includes net factor income from ठीक है कि एक कंट्री के अंदर एक साल जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा होता है उस खर्चे का सम क्या कहलाता है, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। इसमें भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होती है। अब बात यह है कि भाई हमारा खर्चा किन किन चीजों पर होता है, तो देखिए ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर जो निकाला जाता है वो 4 तरह के खर्चों को जोड़ करके निकाला जाता है और उसमें एनएफआई को ऐड किया जाता है। सबसे पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड सेक्टर करता है। सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय बिजनेस सेक्टर, जो व्यवसायी या बिजनेस सेक्टर जो खर्चा करता है उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिर तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा नेट एक्सपोर्ट। इन सारी चीजों को जोड़ के और इसमें एनएफआईए को और जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर निकल के आता है। आई बात समझ में। तो अगला मुद्दा हो गया हमारा एक्सपेंडिचर बेस्ड डेफिनेशन का, जो कि किसकी दी हुई है, फिशर की दी हुई। तो 3 बेसिक आधारों पर हम राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हैं। पहला प्रोडक्शन का बेस है, दूसरा इनकम का बेस है और तीसरा एक्सपेंडिचर का बेस है। अब आपने एक चीज तो देखी होगी, एक सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, कि जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उससे क्या क्रिएट होती है, उससे इनकम क्रिएट होती है। और जब इनकम क्रिएट होती है तो उससे क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्रिएट होता है। इस पर, इस प्रोडक्शन पर किया गया। तो ये एक साइकिल हमेशा चलता रहता है इकोनॉमी में, ठीक है, कि भाई प्रोडक्शन करेंगे तो इनकम क्रिएट होगी, इनकम क्रिएट होगी तो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर किस पे होगा, प्रोडक्शन पे होगा, वापस ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसलिए ऑलवेज इकोनॉमी में क्या होता है, जीएनपी दैट इज टोटल, ये जो प्रोडक्शन है सारा जिसको हम जीएनपी कहते हैं, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीएनआई, यानी कि इनकम के बराबर होता है। और इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर के बराबर। ऑलवेज इकोनॉमी में ये कंसेप्ट हमेशा रहेगा कि जीएनपी विल बी आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनआई
और जीएनआई विल बी आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनई, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर के वो बराबर होती है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल इनकम के बराबर होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम हमेशा ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद अगले मुद्दे पे आते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सिंपल सी कहानी है, किसी भी कंट्री में उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसका सम क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, कि द सम ऑफ मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory will be called gross national, domestic product at market। अगली बात समझते कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मार्केट वैल्यू का सम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट। ठीक है, चलिए इनके हिंदी में मैं आपको हाथों हाथ एक्सप्लेन करता चलता हूं। इसको बोला जाता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। घरेलू उत्पादन, ठीक, और इसको बोला जाएगा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में जीएनपी एट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमने घरेलू सीमा में जो प्रोडक्शन किया था यानी कि जो जीडीपी था उसके अंदर अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को और जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन होता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे कि द सम ऑफ मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced in a country during an accounting year, including NFI, including net factor income from abroad, will be called gross national product at market price। ठीक है,
कि किसी एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है, जिसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल होती है। ये डेफिनेशन आपने मार्शल की अभी पढ़ी है। सेम टू सेम डेफिनेशन किसकी होगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की होगी। ठीक है, इन द सम ऑफ मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced in a country during an accounting year will be called gross national product at market price, which includes net factor income from ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? GNP at MP will be equal to GDP at MP plus net factor income from एप्पल। ठीक है, कि अगर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमें मिल जाता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, नंबर 2, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं GNP एट HC। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय ठीक है, देखिए अगर इसको क्या बोल रहे हैं? GNP एट, अगर GNP एट मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए और सब्सिडी को जोड़ दिया तो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अभी बात समझ में? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए जाए और सब्सिडी जोड़ दी जाए तो वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। तो इट मींस इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर होगी बात? तीसरी बात आती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट। इसको हम कहते हैं NNP एट NP या बाजार कीमत पर
पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एनएनपीएट। अगर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से क्या घटा दिया जाए, डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाए, तो क्या कहलाएगा, आपका जो निकल के आएगा वो क्या कहलाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये जितनी भी आपने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी है इंक्लूडिंग एनएफआईए, उसकी नेट वैल्यू है मार्केट प्राइस पर या बाजार कीमतों पर। क्लियर होगी बात। तो ये हुआ मामला हमारा किसका, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का। इसके बाद अगली बात आती है नंबर 4, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं एनएनपीएट या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब इसको हम दो तरीके से करते हैं, एनएनपी एट एचसी या जीएनपी एट एचसी में से, यानी कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया, घटा दिया जाए और सब्सिडी को जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सॉरी, गड़बड़ हुई। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ें, या तो हम ये करें तब क्या निकल के आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है। और या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा। और ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, NNPFC is also called नेशनल। जब भी हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय निकालने की बात करेंगे, तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीजों को देखिए, मैं एक बहुत सिंपल से चार्ट से आपको समझा देता हूं, बहुत आसानी से आप इनको कर पाएंगे। देखिए, अभी तक हमने 4 चीजों पर बात करी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी पहले हम यहाँ पे नीचे ले लो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और ये हो गई आपकी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमने लिया था जीडीपी एट मार्केट। तो सबसे पहला काम क्या, अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एनएफआईए को जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या निकल के आता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकल के आता है। ठीक है, अब जब भी आपको एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना,
तो हम हमेशा क्या करते हैं, NFIA को जोड़ देते हैं। और अगर हमें नेशनल को डोमेस्टिक में बदलना है तो हम NFIA को क्या कर देंगे, माइनस कर। क्लियर। अब अगली बार जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकाल, चाहे जीएनपी एट मार्केट प्राइस से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाली जाए या एनएनपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाली जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से हमने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया और सब्सिडी को जोड़ दिया, तो क्या आ गई, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से एमएनपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर दिया जाए इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर दी जाए सब्सिडी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। और अकाउंट्स में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी, कि ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाता है तो नेट निकल के आ जाता है। तो इसी तरीके से जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाएगा तब भी क्या आ जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। और अगर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसके क्या होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं कि या तो हम एनएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी निकालते हैं या जीएनपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी निकाला जाता है। क्लियर हो गई बात। और ये आपका क्या है, ये आपकी नेशनल इनकम है, एनआई इसी को बोला जाता है, राष्ट्रीय आय इसी को बोला जाता है। ठीक है। अब इस डायग्राम में हम थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं इसको। एनएनपी एट एमपी का जो डोमेस्टिक होता है वो एनडीपी एट एमपी, ठीक है। एनएनपी एट एफसी का जो डोमेस्टिक होता है वो एनडीपी एट एफसी, यानी कि ये हो गया शुद्ध घरेलू उत्पादन बाजार कीमत पर, ये हो गया शुद्ध घरेलू उत्पादन साधन लागत। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरीके से इसका डोमेस्टिक जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, तो इसका डोमेस्टिक क्या होगा, इसका डोमेस्टिक होगा जीडीपी एट एफसी। ठीक है। तो हमने अभी आपको एक बात बताई कि जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल निकालना होता है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, एनएफआईए को जोड़ते हैं। तो चाहे आपको एनडीपीएमपी से एनएनपीएमपी निकालना हो, एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी निकालना हो, या जीडीपीएफसी से जीएनपीएफसी निकालना हो, हमेशा क्या करेंगे, एनएफआईए को जोड़ दिया जाए। ठीक है। और इन चारों में भी वही रिलेशनशिप होती है जो इन चारों में होती है। इसका मतलब जीडीपी एमपी से अगर हमें एनडीपी एमपी निकालना है तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से जीडीपी एफसी से अगर हमें एनडीपी एफसी निकालना है तब भी हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। और जीडीपी एमपी से जीडीपीएफ से निकालना है तो वापस वही माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर दी गई सब्सिडी। ठीक है। और अगर यहां पे निकालना है तो भी क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर दी गई सब्सिडी। ठीक है। और अगर उल्टा निकालना है तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होता है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तक हमने केवल क्या पढ़ा है कि नेशनल इनकम के कंसेप्ट 4-5 कौन कौन से होते हैं। नेशनल इनकम तक का मामला हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो होता है आपका, देखते कौन से नंबर का था, ये 4 नंबर का था। तो 5 नंबर पे जो कंसेप्ट आता है वो कहलाता है प्राइवेट इनकम। इसको हम निजी आय, निजी आय। यहां पे इससे पहले 2 बातें और ध्यान रखिएगा। नेशनल इनकम जो होती है, जो राष्ट्रीय आय जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर केवल ऐसी इनकम को शामिल किया जाता है जो अर्न करी गई। अर्न करने का मतलब जो कमाई गई, अनअर्न्ड इनकम या गैर कमाई गई आय। ठीक है। गैर उपार्जित आय,
इस प्रकार की आय राष्ट्रीय आय में शामिल कभी नहीं की जाती, उसको हमेशा प्राइवेट इनकम में शामिल, यानी कि इंडिविजुअल इनकम जब हम निकालेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। राष्ट्रीय आय में कभी भी अनअर्न्ड इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। गैर उपार्जित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं आगे। प्राइवेट इनकम ये क्या होती है? बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर की वो इनकम है जिसके अंदर अर्न और नॉन अर्न दोनों सोर्सेज की इनकम को इंक्लूड किया जाता है। उपार्जित और गैर उपार्जित दोनों प्रकार की निजी क्षेत्र की आय क्या कहलाती है? निजी आय कहलाती है। ठीक है। प्राइवेट इनकम private income is the income of private sector which includes income from both earned and non-earned sources. non-earned sources, ठीक है। अर्जित और गैर अर्जित दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त की गई आय क्या कहलाती है? निजी आय कहलाती है। तो भाई इसको निकाले कैसे? तो देखिए, प्राइवेट इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, नेशनल इनकम को ले लीजिए, एनएनपीएट एफसी को ले लीजिए, ठीक है। हमें निकालनी है प्राइवेट इनकम, निजी आय, प्राइवेट सेक्टर इनकम। तो सबसे पहले इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को आप हटा दीजिए, यानी कि सरकार की जो आय है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकालनी है। तो गवर्नमेंट की इनकम या पब्लिक सेक्टर की इनकम को हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हटा, ठीक है। उसके बाद सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, इसको बोला जाता है गैर विभागीय उपक्रमों की आय, ये भी सरकार से रिलेटेड होते हैं, दोनों को पढ़ा, ठीक है। फिर जोड़िए इसके अंदर ट्रांसफर या ट्रांसफर, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि वो सिंगल साइडेड पेमेंट होते हैं जिनके बदले में कोई प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की जाती, तो इसीलिए इनको राष्ट्रीय आय में तो शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इनको निजी आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि इनकम तो होती है भाई। आज मुझे मान लिया किसी ने गिफ्ट दिए, ठीक है, तो गिफ्ट से मेरी इनकम तो बढ़ी, लेकिन चूंकि वो अर्न सोर्स की इनकम नहीं है, कमाई नहीं है, मैंने कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, इस वजह से मैंने उसको राष्ट्रीय आय में शामिल या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया। लेकिन चूंकि मेरी इनकम आ गई है तो इसलिए मुझे इसको कहां दिखाना है, प्राइवेट इनकम का ये पार्ट होती है, ठीक है। अगला होता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, या इसको कहते हैं क्या, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज या राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज कहलाता है। ये सरकार जब सिक्योरिटी सेल करके लोन लेती है, सिक्योरिटी बेच करके, तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट होता है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम में से दो चीजें हमने घटाई जो कि सरकार से रिलेटेड है, और दोनों तरह की नॉन अर्न्ड इनकम या गैर उपार्जित आय को हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गई, ये आ गई आपकी प्राइवेट इनकम या निजी आय आ गई, ठीक है। इसको हम निजी आय,
नीचे आए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। पर्सनल, या इसको बोला जाता है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय यानी कि एक इंडिविजुअल की, ठीक है, व्यक्तिगत या पर्सनल, इंडिविजुअल। तो अगर हमें निकालनी है पर्सनल, तो हमें करना क्या है, सीधी सी बात, प्राइवेट इनकम लीजिए, ले ली, ठीक है। इसके अंदर से सबसे पहले हम घटाएंगे कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या होता है, रजिस्टर्ड फर्म की इनकम पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है, ठीक है। तो सरकार चूंकि ये वसूल कर लेती है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसको बोला जाता है हिंदी में निगम, ठीक है। और अगला होता है अनडिवाइडेड प्रॉफिट। या इसको बोलते हैं अवितरित लाभ। देखिए, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसको फर्म अपने शेयर होल्डर्स में या अंशधारकों में डिवाइड ना करके और फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए बचा के रख लेती है। इसको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में रिटेन अर्निंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स में ना बांट करके हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अपने फ्यूचर के खर्चों के लिए रख रहे हैं। तो इसका मतलब वो किसी इंडिविजुअल की इनकम का पार्ट तो रहेगा नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम में तो वो आया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने या फर्म ने उसको क्या कर लिया, उसको अपने पास बचा के रख लिया, ना कि अपने शेयर होल्डर्स में बांटा। तो इसलिए उसको हमने यहां से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और किसको माइनस कर दिया जाए, अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स को माइनस कर दिया जाए, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, पर्सनल इनकम कहलाएगा या व्यक्तिगत आय कहलाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, या इसको बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य ठीक है, या इसको क्या बोला जाएगा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय या खर्च योग्य आय। बेसिकली ये वो इनकम होती है जिसको एक व्यक्ति अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। मैं चाहूं जैसे जिस इनकम को खर्च कर पाऊं, वो इनकम क्या कहलाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ठीक है। अब इसको कैसे निकालना है, तो देखिए, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इक्वल, क्या करें, सबसे पहले लीजिए किसको, पर्सनल इनकम, इसको ले लीजिए, ठीक है। व्यक्तिगत आय ले ली, पर्सनल इनकम ले ली। इसमें से सबसे पहले माइनस कीजिए क्या, इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। और दूसरा घटा दीजिए फीस एंड फाइन, या यूं कहें फीस एंड जुर्माने की राशि। तो क्या आ जाएगी निकल के आपके पास निकल के आ जाएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, खर्च योग्य।
आप मर्जी आए जो नाम इसका दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है, ये किसके इक्वल होती है? ये कंजम्पशन प्लस सेविंग के जोड़ के इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि खर्च योग्य आय जो होगी, योग्य आय, इसका हम क्या कर सकते हैं? इसको हम या तो उपभोग पर खर्च करेंगे या इसकी क्या करेंगे? बचत करेंगे। तो ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या खर्च योग्य आय किसके बराबर होती है? उपभोग प्लस बचत के योग के बराबर होती है, या हम कहें कंजम्पशन प्लस सेविंग के सम के इक्वल इसको माना जाता है। क्लियर हो गई बात? निकाल के हम कहां से लाएंगे? पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स और फीस एंड फाइन को घटाने के बाद हमें मिलेगी पर्सनल इनकम, और ये किसके बराबर होती है? ये कंजम्पशन और सेविंग के सम के इक्वल होती है, या उपभोग और बचत के योग के इसको बराबर माना जाता है। क्लियर हो गई बात? अगले नेक्स्ट होती है पर कैपिटा। पर कैपिटा या इसको हम क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति। ठीक है, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति। सिंपल सी कहानी, कोई ज्ञान नहीं लगाना। नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर हमें क्या मिलती है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम, कैपिटा इनकम will be equal to national income, नेशनल इनकम डिवाइड कर दिया हमने किससे? पॉपुलेशन से। आगे बात समझ में? या अगर हिंदी में लिखे तो भाई राष्ट्रीय आय भाग दे दीजिए किसका? ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका होता है प्रति व्यक्ति आय निकालने का। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये टोटल मिला के कितने कंसेप्ट हो गए आपके पास? 5, फिर ये 6, 7, 8। ठीक है, टोटल मिलाकर के 8 कंसेप्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो 2 और कंसेप्ट पे बात कर सकते हैं। जनरली ये नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होने चाहिए। एक होता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, या इसको कहा जाता है सकल राष्ट्रीय खर्च योग्य आय। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। इसको हम शॉर्ट में GNDI से निकालते, GND ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल। ठीक है, अगर GNP एट मार्केट प्राइस में नेट करंट ट्रांसफर्स, करंट
ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ दिया जाए, ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ दिया जाए, तो क्या मिलता है हमें? क्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जिसको नेशनल लेवल पर खर्च किया जाए। देखिए ये जो होती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, वो एक इंडिविजुअल इनकम है। कंट्री के लेवल पर अगर हम देखने जाएं किसको, डिस्पोजेबल इनकम को, कि कंट्री के लेवल पर क्या खर्च करी जा सकती है, तो उसके अंदर हम अनअर्न्ड इनकम और जोड़ देंगे। तो अनअर्न्ड इनकम कौन सी होगी? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो विदेशों से हमें हस्तांतरण भुगतान प्राप्त हुए, शुद्ध हस्तांतरण भुगतान, उसको अगर हम बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ दें तो हमारे पास क्या आता है? सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय या ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपके पास निकल के आ जाती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल डिस्पोजेबल। ठीक, इसको बोला जाता है NND। तो शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। ठीक, शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय या नेट नेशनल डिस्पोजेबल, NND। अगर NNP एट मार्केट प्राइस में नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल के आएगी। कब? जब हम NNP एट मार्केट प्राइस में किसको ऐड कर देंगे? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आएगी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि अगर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में से इसको माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है। डेप्रिसिएशन अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय अगर आपको निकालनी है तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में क्या जोड़ दीजिए? विदेशों से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण भुगतान को जोड़ दीजिए, या फिर क्या कीजिए? सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में से मूल्यह्रास को माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय है। ठीक है। तो टोटल मिलाकर के हम 10 कंसेप्ट्स पे बात करी आज हम लोगों ने। एक बार फटाफट रिवाइज मार देता हूं सबको। ठीक है। सबसे पहला मैंने स्टार्ट कहां से किया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। तो मैंने कहा कि भाई एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसकी मार्केट वैल्यू का सम क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन हो गया।
ठीक है। अगर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन से भी आता है। ठीक है। फिर तीसरी बात करी, बाजार कीमत पर साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करी। तो हमने क्या किया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद अगले उस पे आए हम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो मैंने कहा कि भाई बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास को क्या कर दो, माइनस कर दो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो निकल के क्या आ गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकल के आ गया। ठीक है। उसके बाद अगली बात हुई हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हमने नेशनल इनकम भी बोला। इसके लिए हमने क्या किया, या तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी को जोड़ दिया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है। या तो बाजार कीमत पर सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से अप्रत्यक्ष करों को घटा करके सब्सिडी को जोड़ दीजिए, या फिर बाजार कीमत साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास को माइनस कर दीजिए। ठीक है। इस एनएनपी एट एफसी को ही क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इसमें हम केवल किसको लेते हैं, मैं वापस लिख रहा हूं यहां पे, नेशनल इनकम will only include earned income, यानी कि जो आय उपार्जित की गई है, कमाई गई है, उसी आय को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला मुद्दा हमने लिया, इसको चार्ट से मैंने आपको समझा दिया। फिर आए हम किस पे, प्राइवेट इनकम। तो मैंने कहा निजी क्षेत्र की वो आय जिसमें क्या किया गया है, अर्न और नॉन अर्न दोनों तरह की इनकम इंक्लूड होती है, वो प्राइवेट इनकम होती है। ठीक है। प्राइवेट इनकम के लिए मैंने नेशनल इनकम में से पहले तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू हटाई, गवर्नमेंट की इनकम हटाई। तो इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र की आय, या फिर सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को तो हटा दिया। और जो नॉन अर्न इनकम थी, कौन कौन सी थी, ट्रांसफर पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, हस्तांतरण भुगतान और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, दोनों को उठा करके क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। तो मेरे पास निकल के आ गई प्राइवेट इनकम। फिर इस प्राइवेट इनकम में से जब मैंने कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर को घटाया और अवितरित लाभ या अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स को घटाया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय निकल के। ठीक है। पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय निकल के आ गई। ठीक। उसके बाद हम आगे अगले टॉपिक पे, और हमने लिया डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय या खर्च योग्य आय। तो सीधी सी कहानी, पर्सनल इनकम में से या व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटाया और फीस और जुर्माने की राशि घटा दी। ये दोनों चीजें जैसे ही हमने घटाई तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, खर्च योग्य आय। ठीक है। और खर्च योग्य आय जब हम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जिसको हम घर लेके आते हैं, उस इनकम को हम क्या करते हैं, या तो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं या उसको सेव करते हैं। तो खर्च योग्य आय या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो होती है वो ऑलवेज कंजम्पशन और सेविंग के सम के बराबर होती है। नेक्स्ट बात आई पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो वो आ जाएगी आपकी पर कैपिटा इनकम। उसके बाद हमने कहा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ दिया तो आ गई हमारे पास ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसी तरीके से अगर एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करने पर हमारे पास आ जाती है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। तो यहां ये 10 या 11 जो भी कंसेप्ट थे वो हमने इस वीडियो में देख लिए। समझ लीजिए इनको, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाले अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से आते हैं। और दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप तसल्ली से चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब जितने क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के आएंगे उनको हम करने की सिचुएशन में होंगे, डेफिनेटली होंगे, ये मेरा विश्वास है। आपको अपने आप पे होना चाहिए, मुझ पर भी है और आप पर भी है। ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे।
तब हम बात करेंगे नेशनल इनकम के मेजरमेंट पे। तब तक समझते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।